चलिए, ये अप्रैल का करंट अफेयर है जिसमें हम लोग पार्ट 1 में आधा पढ़े हुए थे, ठीक है। आधा जो है सो हुआ था अप्रैल का, आधा जो है सो बचा हुआ था, थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको। इसके बाद मई का होगा, मई का हो सकता है तो कल पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल पुरस्कार 2022। पहला नंबर तो सवाल यहीं से क्रिएट होगा, इसी लाइन से, कि फीफा वर्ल्ड कप का संबंध या फीफा कप का संबंध किस खेल से है। फीफा कप का संबंध किस खेल से है, क्या बोलेंगे हम लोग, फुटबॉल से। पहला सवाल तो यहीं से क्रिएट होगा। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल पुरस्कार 2022 मतलब वर्ष में एक बार ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को चुनता है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के तरफ से पुरस्कार जो दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो घोषित किया गया, किसे, लियोनेल मेसी को। किसे घोषित किया गया, लियोनेल मेसी को। और ये मेसी कहाँ का खिलाड़ी है, अर्जेंटीना की। कहाँ का है ये, अर्जेंटीना की। चलिए, उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो घोषित किया गया, किसे, एलेक्सा पुटेलास को। किसे, एलेक्सा पुटेलास को। तो एक सवाल तो ये आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड फुटबॉल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे घोषित किया गया, एलेक्सा पुटेलास को। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, सिंपल सवाल पूछेगा कि एलेक्सा पुटेलास का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे, फुटबॉल से। दोनों तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, आप देखिए, कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं और उसका जो है सो जीके हम लोग पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए, कौन लोग मर गए और जीके बना के चल गए। देखिएगा, वाणी जयराम। कौन, वाणी जयराम। ये कला से संबंधित है और किस राज्य से है, तमिलनाडु राज्य से है। चलिए, ये 10,000 से अधिक गीत गाए हैं और 2023 में इसे पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसी लेकर के ये महाभिवियाई हो जाता है। एक तो पहला नंबर आप यहाँ पर देखिए, वाणी जयराम। ये तो एक तो पहली नंबर तो ये महिलाएं हैं। दूसरी बात, इसे 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और तीसरी बात है, ये कहाँ चल गए हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे मत, इनकी मृत्यु हो गई है तो ये महाभिवियाई बन जाता है। फिर देखिए, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, ये आपको पता है कि पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति 1999 ईस्वी जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें खलनायक का रोल कर रहे थे साहब। ये इन्हीं के यही जो है सो बुनियाद रचे थे करगिल युद्ध का। 1999 में जो हुआ था करगिल का युद्ध, ठीक है। और 2008 में जाकर के सत्ता को पलट करके सेना के द्वारा सत्ता का पलट किया गया और खुद जो है सो वहाँ के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको देख रहे हैं, और ये भाग गए भी हैं, देख रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ, जन्म 11 अगस्त 1943 को और निधन हुआ 5 फरवरी 2023 को। और पाकिस्तान में इसका निधन भी नहीं हुआ है। इन पर आरोप था घोटाला वगैरह का, तो ये भ्रष्टाचार का, तो ये पाकिस्तान में थे भी नहीं। चलिए देखिए, तो इतना भ्रष्टाचार किया कि अपनी सर्वजमी का 2 गज जमी भी इसे नहीं मिला। भारत पर युद्ध थोपेगा तो यही होगा। चलिए साहब, अगला देखिएगा, के विश्वनाथ। ये फिल्म निर्माता थे। ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे और तेलुगु फिल्म निर्माता ये थे। 2016 में इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए करके थोड़ा सा विवाह हो जाता है और ये भी क्या हो गया, इनके भी निधन हो गया है। उसके बाद जावेद खान अमरोही, ये हिंदी फिल्म के अभिनेता थे, इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वाणी जयराम जरूर याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ को, ये दोनों ज़्यादा जो है सो थोड़ा सा भिवियाई है। चलिए, यही है जावेद जो है अमरोही, यही है। और ये है के विश्वनाथ। चलिए, ये आपका के विश्वनाथ हो गए और ये अमरोही हो गए, जावेद अमरोही। चलिए, अब प्रमुख दिवस। आप देखिए, बिहार पुलिस वगैरह में कहीं ना कहीं आपको दिवस देखने के लिए मिलेगा। और भी एग्ज़ाम जो 1 डे एग्ज़ाम होता है, जो हाँ स्टैटिक सवाल पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको एक दिवस देखने के लिए मिलेगा। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्योंकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर में
ईरान के रामसर में एक आर्द्र भूमि के लिए समझौता हुआ था। आर्द्र भूमि का मतलब यह हुआ कि वैसा क्षेत्र जहां दलदली क्षेत्र हो, जहां पर हमेशा थोड़ा बहुत पानी का क्या हो, जल जमा हो, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं। तो आर्द्र क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ। ईरान का एक शहर था रामसर, ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ समझौता हुआ और उसी समय से हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और आपको पता है कि रामसर समझौता के तहत जिस स्थल को चिन्हित किया जाता है, उन स्थलों को पर्यटक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और बिहार में भी एक आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सा? कांवड़ झील को। ठीक है। 4 फरवरी इस क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। ठीक है। उसके बाद 20 फरवरी को हम लोग संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। चलिए, इतना बातें हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रमुख पुस्तक, कई पुस्तकें जो बीच में लॉन्च होता है, कई पुस्तकें जो प्रकाशित होती हैं, उन पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि वर्तमान में ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो विक्ट्री सिटी ये किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा। विक्ट्री सिटी किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा। उसके बाद देखिए द इंडियन मेट्रोपोलिस ये किसके द्वारा? वरुण गांधी के द्वारा। नेवर ये किनके द्वारा? कॉलिन हूवर और टेरिन फिशर के द्वारा। नेवर कॉलिन हूवर और टेरिन फिशर के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा कौन था? विक्ट्री सिटी। और वरुण गांधी के द्वारा द इंडियन मेट्रोपोलिस। ठीक है। ये 3 पुस्तकें हम लोग याद रखेंगे इस महीना से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो संस्करण पूछेगा कि अभी जो वर्तमान में हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है, इसका संस्करण क्या था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? 12वां संस्करण था। क्या था ये? 12वां संस्करण था। 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में 2023 को ये फिजी के एक शहर है नारी, फिजी का एक शहर है नारी, वहाँ पर क्या हुआ? संपन्न हुआ। और इसका जो उद्घाटन किए थे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, वही इसका क्या कहते हैं? उद्घाटन किए थे। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? क्या बोलेगा? फिजी के नारी शहर में। और पूछेगा कि इसका उद्घाटन कौन किया? क्या बोलेंगे? एस जयशंकर। ठीक है। अब देखिए इसका थीम क्या था? इसका थीम स्लोगन क्या था कि पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसका थीम हुआ करता था। अब हो सकता है कि पूछा जाए कि पहली बार जो है सो विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया? तो 10 जनवरी 1975 को कहाँ बनाया था? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। अगला है कि चौथा दस्तलिक युद्धाभ्यास 2023। युद्धाभ्यास के बारे में आपको पता है कि हर देश एक दूसरे से क्या करता है? दूसरे देश के साथ मिल करके युद्ध की प्रैक्टिस करता है, और ये प्रैक्टिस क्या कहलाता है? युद्धाभ्यास कहलाता है। अब देखिए दस्तलिक युद्धाभ्यास ये किसके बीच हुआ? भारत प्लस उज्बेकिस्तान, भारत प्लस उज्बेकिस्तान। और पूछा जाएगा कि किस प्रकार का था? कि थल सेना का, वायुसेना का, नौसेना का। क्या बोलेंगे? ये थल सेना का था। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन इसका हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे दस्तलिक युद्धाभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। भारत और किसके बीच हुआ? उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। तो बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद जो है सो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 को एमपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में खजुराहो में
ऐतिहासिक खजुराहो नृत्य महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया यानी मनाया गया। और इसका उद्घाटन जो किए थे राज्यपाल मंगू भाई पटेल किए थे। कौन किए थे, मंगू भाई पटेल। तो कई बार पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में फरवरी 2023 को खजुराहो में ऐतिहासिक जो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ, ये किस राज्य में हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश। तो आपको राज्य का नाम स्पेशली याद रखना है कि किस राज्य में यहाँ हुआ, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। या पूछा जाएगा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश में ना। चलिए अब देखिए वीर गार्जियन युद्धाभ्यास, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 2023। तो अभी आपको पता है कि अभी जस्ट युद्धाभ्यास एक बताए, कौन सा, दस्तलिक बताए, जो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। तो अलग अलग देश के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अलग अलग सेना के साथ करेंगे तो जो टेक्निकल चीज़ें होगा अलग अलग सेनाओं से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आए समझ बात है, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 2023 जो है ये किसके बीच में हुआ, तो याद रखेंगे भारत प्लस जापान के बीच, भारत प्लस जापान के। चाहे वीर गार्जियन बोले या बोले धर्म गार्जियन, ठीक है, हाँ गार्जियन जो ही आएगा तो आपको ध्यान में रखना है जापान, ठीक है। तो ये कैसा है, ये वायुसेना, ऐसे में कैसा है, ये वीर वाला वायुसेना। और धर्म बोलेगा तो ये थल सेना, धर्म वाला जो है ये थल सेना, और वीर वाला गार्जियन जो है वो वायुसेना, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया बीपीएससी वगैरह, तो इसे पूछता है इस तरह का सवाल। चलिए अब इसका आयोजन कहाँ हुआ, हायाकुड़ी में, जापान का एक शहर है हायाकुड़ी, वहाँ पर यह संपन्न हुआ। अब बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो, किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, ठीक है। और जापान के पीएम का नाम फूमियो किशिदा, क्या नाम है, फूमियो किशिदा, इसके जो है सो प्रधानमंत्री का नाम है। चलिए अब देखिए इसमें जो युद्ध ये जो हो रहा था प्रैक्टिस, इसमें जो नेतृत्व कर रही थी, भारतीय नेतृत्व कौन कर रहे थे, अवनी चतुर्वेदी। कौन, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक चीज़ और, जिमैक्स ये भी भारत और जापान के बीच थल सेना का है। तो वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमैक्स, जेम से देखिए, जे से जापान, आई से इंडिया, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री, और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें पहली बार महिला पायलट भी भाग ली है, पहली बार महिला पायलट भाग ली है। कौन लिया, भावना कंठ, कौन लिया, भावना कंठ, और कौन, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी 2018 में जो है सो ये बनी थी। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों जो है सो पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी। और इसमें भाग लिया ये अवनी चतुर्वेदी, और ये तीनों एक साथ पायलट बन के आई थी 2018 के बैच में। ऐसा नहीं बात है, तीनों एक साथ, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा योग गुरु है, गुठ लिखा गया है, योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में उनके 150वें जयंती, उनके 150वें जयंती पर 150 रुपया का स्मारक सिक्का चलाया गया। अब देखिए सवाल आता है इस तरह का, कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में किसके जयंती पर 150 रुपया का स्मारक सिक्का चलाया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, गुरु रामचंद्र। अब देखिए साहब स्मारक सिक्का जो होता है ना 150 रुपया के, मार्केट में चलेगा नहीं, बस ये सिंबॉलिक सिक्का होता है। ये नहीं सोचेगा कि उसे हम जो है सो कुरकुरे मुरमुरे खरीद लेंगे, सो बात नहीं है। आप वो केवल स्मारक सिक्का होता है, वो मार्केट में चल नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1873 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1931 में, और अभी उनकी जयंती पर सिक्का चलाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, आज़ादी के अमृत महोत्सव, आपको पता है कि महोत्सव कब से कब तक चल रहा है, 47 तक चलेगा, 25 वर्ष के लिए। तो अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं, अमृत युग में जी रहे हैं। ऐसा में हम लोग हैं अमृत युग में, ऐसा नहीं बात है। तो अमृत महोत्सव के तहत 25 साल तक की महोत्सव मनाएंगे, बताइए। और अमृत महोत्सव के तहत अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय स्मारक टिकट, अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय स्मारक टिकट संग्रह प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में अमृत पैक्स 2023 जो है सो
संग्रह प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या बोलेंगे हम लोग? नई दिल्ली में बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जनवरी 2023 के लिए सुमन गिल को आईसीसी के लिए क्रिकेट ऑफ द मंथ एवं महिला में इंग्लैंड के ग्रेस स्क्रीवेंस को घोषित किया गया। तो पूछा जाएगा, क्योंकि पहले होता था क्रिकेट ऑफ द ईयर हुआ करता था, अब ये मंथली दिया जा रहा था कि हर मंथ में क्रिकेटरों का परफॉर्मेंस क्या रहे, बेहतर रहे, बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो इसीलिए करके ये शुरू किया गया आईसीसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। तो इसमें क्रिकेट ऑफ द मंथ जो घोषित किया गया है किसे? सुमन गिल को, और महिला में जो किया गया है इंग्लैंड की जो है ग्रेस स्क्रीवेंस को। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा साहब, रणजी ट्रॉफी 2022-23, तो सबसे पहला नंबर तो यही सवाल आएगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। लड़का को ये सब बात क्रिकेट वाला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए करके लड़की लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कप और कौन सा जो है सो किस खेल से संबंधित है। चलिए अब देखिए, इसका जो विजेता बना है कौन बना है? सौराष्ट्र। कौन बना है? सौराष्ट्र। इसका जो कप्तान कौन था? जयदेव उनगाकट। कौन था? जयदेव उनगाकट। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? अर्पित वसावरा को। किसे? अर्पित वसावरा को प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब उस पूरे टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी में कौन बेहतर खेला है तो उसे दिया जाता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया अर्पित वसावरा को दिया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और ये विजेता जो है सर उप विजेता है, उप विजेता होता है, ये 30 लिखा गया है। उप विजेता जो बना है कौन बना है? बंगाल बना है। ठीक है, विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र, और उप विजेता कौन बना है? वो बंगाल बना है। ठीक है ना, सर इस बात को याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग महिलाओं का T20 विश्व कप 2023। महिलाओं का T20 विश्व कप। अच्छा, पुरुष का T20 विश्व कप कौन जीता है? T20 इंग्लैंड जीता है। किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है। जो पाकिस्तान जो है सो क्या कहते हैं, इंग्लैंड, भारत जो निकल गया था, इंग्लैंड हरा दिया था भारत को। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि पुरुष का जो T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। अब चला महिला वाला में, तो महिला T20 विश्व कप 2023, इसका पहला नंबर तो आयोजन पूछेगा कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। इसका विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। इसका उप विजेता कौन बना? दक्षिण अफ्रीका। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें कौन घोषित किया गया? एशले गार्डनर। कौन है? एशले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। एशले गार्डनर कहाँ? साउथ अफ्रीका की है, नहीं ऑस्ट्रेलिया की ना। 2024 में देखिए इसका आयोजन कहाँ होगा? बांग्लादेश में। कहाँ होगा ये? बांग्लादेश में। अब देखिए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसमें देखिए पुरुष विजेता जो बना कौन बना है? मिथुन मंजुनाथ। कौन बना है? मिथुन मंजुनाथ, ये बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद उप विजेता कौन बना है? प्रियांशु राजावत। कौन बना है? प्रियांशु राजावत। महिला विजेता कौन बनी है? अनुपमा उपाध्याय। तो कई बार पूछा जाएगा कि अनुपमा उपाध्याय का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किससे है ये? बैडमिंटन से। उसके बाद देखिए महिला उप विजेता कौन बनी है? तो आकर्षी कश्यप। कौन बनी है? आकर्षी कश्यप। चलिए थोड़ा तेजी में खींचेंगे इसको। ये है मिथुन मंजुनाथ, ये है मिथुन मंजुनाथ। ठीक है, और ये है आपका अनुपमा उपाध्याय, ये है अनुपमा उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, पांचवा खेलो इंडिया यूथ, जिसको नींद आता है ना करेंट अफेयर में, एग्जाम हॉल में जाने के बाद याद रखिएगा नींदे टूट जाएगा आपका। सवाल जहां देखिएगा ना एक रत्ती नींद नहीं आएगा, घुड़मी छूट जाएगा। पढ़ने रहे यहाँ नींद आएगा तो क्या होगा? पढ़वे न करिएगा करेंट अफेयर और वहाँ बूझा जाएगा। और आइए रहा एग्जाम देख लीजिएगा, मदनी से दरोगा का है ना 16 को, मदनी से दरोगा को देख लीजिएगा। बिहार पुलिस होगा, बिहार पुलिस का होगा, देख लीजिएगा। बीपीएससी का होगा 30 सितंबर को, दिखा देंगे कितना सवाल आता है, बुझा जाएगा।
और तब देखिएगा कि किस तरह से आपको नींद आता है। और वहाँ से आइएगा तो बुखार धर लेगा तुरंत, सब सवाल गलती बना के आएगा अभी नींद आएगा तो। अभी मैंने बता रहे तो चाहे तो गप करना है, चाहे बस सो जाना है, और उस समय बुझावेगा। चलिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ये 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था युवाओं को खेल की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए क्योंकि अभी भी समाज में आप देखिए, भलो इतना खेल भारत में हो रहा है, आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा है अगर क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको बोला बड़ा सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, तुम चुपचाप पढ़ो घर जा करके, चाहे उसका गार्जियन हो या आसपास का कोई भी लोग है। ऐसा नहीं बात है, इस तरह का अभी भी सोच है। तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 5वां जो है सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। ऐसे ये पहली बार नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था ताकि युवाओं को किया जाए। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ, क्या बोलेंगे? इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। और याद रखिएगा कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। या पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, इस बात को याद रखिएगा। इसका आयोजन जो हुआ था 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 के बीच हुआ था। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पे जो रहा, कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा। इन्होंने 56 गो गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल, 55 गो रजत जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर मेडल, और 50 जो है कांस्य पदक जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर जोड़िएगा तो 161 पदक जीत करके ये पहले स्थान पे रहा। ठीक है। दूसरा स्थान पे हरियाणा रहा जिसमें 41 गोल्ड इन्होंने जीता, 32 रजत जीता और 55 जो है कांस्य पदक जीता। ठीक है। अब देखिए, इसमें इस खेल में नए खेल भी कुछ शामिल किया गया था। कयालिंग खेल शामिल किया गया था और एक आपका कनोइंग और कयालिंग। कुल मिलाकर के कितना खेल इसमें शामिल था? 27 खेल इसमें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाएगा कि ये खेल जो है सो नहीं कौन नए खेल जो है सो शामिल किया गया, तो इस तरह से। तो याद रखिएगा 2 खेल, कयालिंग और कनोइंग। चलिए, प्रथम आयोजन इसका कब हुआ था? 2018 में। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है। और इससे पहले चौथा जो आयोजन था, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था वो हरियाणा के पंचकुला में चौथा हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है। तो ये हो रहा कहाँ? गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। बस इतना याद रखिएगा। विंटर गेम्स कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर। बस इतना ही बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 फरवरी 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये अब हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी, और हेलीकॉप्टर के निर्माण करने के लिए जो फैक्ट्री होगा उसका स्थापना जो है सो उसका उद्घाटन जो किए हैं नरेंद्र मोदी कर्नाटक के किस शहर में? तुमकुरू में। याद रखिए, नरेंद्र मोदी कोई चीज़ का उद्घाटन कर रहा है तो भी आई हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश वाले देखे ना, हवाई अड्डा का पूछा था ना बीपीएससी में, तो ये सब पूछते रहेगा साहब, ये सब पूछते रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में मोबाइल, लैपटॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का विशाल भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में लिथियम का जो विशाल भंडार प्राप्त हुआ है भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में। और लिथियम का प्रयोग जो होता है मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की जो बैटरी होती है उसको बनाने में हम लोग लिथियम का प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि जो है सो मोबाइल का या लैपटॉप का या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जो है सो बैटरी किससे बना हुआ होता है? क्या बोलेंगे हम लोग? लिथियम से। चलिए, इसे क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोले? तो हो सकता है इधर हुआ होगा तो अगला करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम लोग, अगर इधर हुआ होगा, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर होता है अगर आपको अप्रैल का पढ़ा रहे हैं तो इसका कंटेंट जो होगा 2 महीने पीछे का होता है। आप देखें ना, फरवरी का सारा कंटेंट नज़र आ रहा है, जो भी कंटेंट होगा वो 2 महीने पीछे का होगा।
अगर आपको अप्रैल पढ़ा रहे हैं तो 2 महीने पीछे का फरवरी का, मई पढ़ा रहे हैं तो वो होगा मार्च का। ऐसे में 2 महीना कंटेंट पीछे चलता है। और एग्जाम में भी जब भी पूछा जाता है तो करेंट अफेयर 2 महीना जिस दिन एग्जाम डेट है उससे लगभग 1.5-2 महीना पीछे का पूछा जाता है, समझ रहे। तो हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। चलिए अब देखिए, इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जगह का नाम है, स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का प्रक्षेपण किया गया है। किसका किया गया है? SSLV-D2। ये क्या है? ये लघु उपग्रह है। क्या? छोटा उपग्रह है, छोटा उपग्रह है। और किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। क्योंकि इसरो के द्वारा किया गया है साहब, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसरो से। इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1969। देखिए, इसरो, DRDO या नाटो या फिर मान लीजिए आसियान, ये सारे संस्थाएं बार बार आती है और बार बार इसका स्थापना, इसका मुख्यालय, इसका अध्यक्ष, ये बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना बात हम लोग याद रखेंगे। चलिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023, ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में किया गया, जिसमें थल सेना और वायुसेना भी क्या लिया? हिस्सा लिया। इस बात को याद रखिएगा, नौसैनिक युद्धाभ्यास था जिसमें वायुसेना भी भाग लिया। और ये भारतीय सेना किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ, बस थल सेना और वायुसेना के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, जो भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। क्या याद रखेंगे? ट्रोपेक्स। ठीक है। उसके क्या बोले? पानी में नौसेना और थल सेना काहे नहीं युद्ध करेगा हो? पानी में है तो हिंद महासागर का जो द्वीप वगैरह का क्षेत्र है तो वहाँ पर करेगा कि नहीं करेगा? या फिर मान लीजिए कि जो थल सेना है तो उसको भी कुछ वायुसेना का टेक्निकल चीज़ें सिखाने के लिए, उससे भी क्या कहते हैं, प्रशिक्षित करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना उसमें भी आवश्यक होता है ना सेनाओं को। तो इसे लेकर के संयुक्त किया जाता है। ये जरूरी है थल सेना अगर है तो केवल पृथ्वी पर, क्योंकि अगर मान लीजिए वैसा कंडीशन आता है कि जहाँ पर थल सेना हो और वहाँ पर कोई मान लीजिए कि जो कोई वायुसेना आकर के हमला कर रहा हो, किसी दुश्मन देश का वायुसेना हो लगा हुआ, तो किस प्रकार से उसको डिफॉल्ट करना है, किस प्रकार से हैंडल करना है, तो सब जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, मान लीजिए अगर आप गणित का टीचर हैं और आपको सिंपल सा एक सवाल पूछ दे, बताइए भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा? हम गणित के टीचर हैं, हमको गणित वाला बात पूछो। नॉर्मल बात तो हर चीज़ पता होना चाहिए ना। चलिए, वाइब्रेंट विलेज ग्राम योजना, वाइब्रेंट विलेज ग्राम योजना हमको लगता है पहले भी बताए हैं कि तहत 15 फरवरी 2023 से उत्तरी सीमावर्ती प्रदेश में देश के सामाजिक महत्व के लिए सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और स्वच्छता पर 4800 करोड़ खर्च किया जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए वाइब्रेंट विलेज ग्राम ये क्या है जानते हैं? भारत का जो ही उत्तरवर्ती सीमा, जैसे कि भारत का उत्तरवर्ती मतलब समझ रहे हैं, भारत का जो उत्तरी सीमा है, खास करके चीन से लगा हुआ जो सीमा है, चीन से लगा हुआ सीमा, तो इस सीमा से लगा हुआ जितना भी गांव है ना, उस गांव में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और स्वच्छता के क्षेत्र में 4800 करोड़ खर्च किया जाएगा। 4800 करोड़ यहाँ नहीं है। और ये बोला कि यहाँ पर अगर सड़क बना देते हैं, पुल बना देते हैं, तो कभी दूसरे देश के साथ, चीन वगैरह के साथ अगर युद्ध होता है तो उस समय ये सड़क, पुल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करेगा? मदद करेगा उस युद्ध में हमें हावी होने के लिए। ठीक है, इस तरह से 48 करोड़ खर्च किया जाएगा। किस योजना के तहत? वाइब्रेंट विलेज ग्राम। क्या बोलेंगे हम लोग? वाइब्रेंट विलेज ग्राम। चलिए, उसके बाद देखिए मोसी 2 युद्धाभ्यास 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? डरबन में। कहाँ हुआ? डरबन में। याद रखिएगा, डरबन में। ठीक है ना। और ये दक्षिण अफ्रीका, अच्छा ये हुआ किसके भी? दक्षिण अफ्रीका, चीन प्लस रूस। दक्षिण अफ्रीका, चीन प्लस रूस, क्योंकि ये मोसी 2 जो है सो ये 3 शक्तियों के साथ हुआ है, तो स्वाभाविक बात है चीन और रूस कर रहा है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 बड़ी शक्तियाँ जो है सो यहाँ पर शामिल हो रही है। अब देखिए साहब,
संतोष ट्रॉफी। अच्छा, मोसी 2 हुआ है ना यहाँ पे, याद रखिएगा मोसी 2 में भारत इसमें भाग नहीं लिया है। क्या बोले? डरबन कहाँ? यहाँ दक्षिण अफ्रीका में है। अब ये मत सोचिए कि उसकी राजधानी जहाँ होगा वहीं पर होगा, ऐसा पिथौरागढ़ क्या भारत की राजधानी है? चलिए, उसके बाद देखिए विजेता, ये संतोष ट्रॉफी ने बताया ना, संतोष ट्रॉफी। सबसे पहला नंबर यही सवाल आएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध बताइए किससे है? फुटबॉल से, फुटबॉल से। चलिए, इसका विजेता कौन बना है? कर्नाटक। और पहली बार ये जीता है कर्नाटक, जीवन में कर्नाटक पहली बार संतोष ट्रॉफी को जीत पाया है। और इसका उप विजेता कौन बना है? मेघालय बना है। लेकिन आप देखिए कि इसका आयोजन जो हुआ कहाँ हुआ? सऊदी अरब के रियाद में हुआ, सऊदी अरब के रियाद में हुआ। बस इतना याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना, उप विजेता कौन है और इसका आयोजन कहाँ हुआ। चलिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, इस बात को जरूर याद रखिएगा, बड़ा VVI है। BBC आपको पता है कि एक न्यूज़ चैनल है, एक संस्था है। तो BBC के द्वारा स्पोर्ट्स विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 अवार्ड दिया जाता है। हर साल पूरे वर्ष में जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बेहतर खेलती हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो विजेता बनी है मीराबाई चानू। कौन बनी है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेट लिफ्टिंग बोलेंगे, भारोत्तोलन से। और मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? क्या बोलेंगे? मणिपुर से। क्या बोलेंगे? मणिपुर से। चलिए, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक, देखिए नागालैंड की पहली महिला विधायक, बहुत ही VVI हो जाता है साहब। आज तक जब से नागालैंड 1963 में राज्य बना तब से आज तक नागालैंड में कोई महिला विधायक बनी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना साहब, कि इस आज़ाद भारत में जहाँ इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उस नागालैंड में 1963 से अब तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी। तो नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जाखलू, कौन है? हेकानी जाखलू बनी है। और 1963 से नागालैंड के गठन के बाद कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है। और ये जो है हेकानी जाखलू, ये दीमापुर सीट से क्या बनी है? विधायक बनी है। और किस पार्टी से बनी है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP। और इसी पार्टी का भी सरकार भी है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम मानिक शाह। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको पढ़ाया हुआ शायद इसी महीना में। चलिए, अब देखिए आगे देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म भी करना है इसको। हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में किस क्या कहते हैं संस्था के द्वारा 6 नए आकाश गंगाओं की खोज की गई है? क्या बोलेंगे? नासा। नासा जो है सो किस देश की संस्था है? USA की संस्था है। ठीक है, तो इसका जेम्स प्रोब टेलीस्कोप जो था ये खोज किया है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस टेलीस्कोप के द्वारा इन्होंने खोज किया, तो जेम्स वेब प्रोब चलिए, अब देखिए नासा की बात आई तो नासा का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए साहब, ये काफ़ी VVI हो जाता है, ये दरोगा वगैरह के लिए काफ़ी VVI है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, जो भी इंडेक्स है, चाहे खुशहाली का इंडेक्स हो या फिर भ्रष्टाचार का इंडेक्स हो या प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स हो, तो मतलब कुल पूरे दुनिया में हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता में, मतलब मीडिया हमारा कितना आज़ाद है, तो इसका रैंक जारी किया जाता है। पूरे दुनिया में भारत का लोग कितना खुश है, इसका पूरे दुनिया का रैंक जारी किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। ठीक है, तो इसी में एक जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 42वां रहा है। भारत का स्थान 42वां रहा है। कुल कितना देश इसमें भाग लिया है? 55 देश में हम लोग को 42वां स्थान रहा। याद रखिए, जो देश पहले स्थान पर होगा समझिए कि वहाँ पर बौद्धिक संपदा की जो है सो सबसे अधिक जो है सो सुरक्षित किया जाता है बौद्धिक संपदा को। और मान लीजिए कि जो अंतिम स्थान पर जा रहा 55वां स्थान पर, तो समझ लीजिए वहाँ पर बौद्धिक संपदा जो है सो सुरक्षित नहीं है। अब देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? USA रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? USA रहा है। हाल ही में
हाल ही में चीन ने संचार उपग्रह झांग-सिंग 26 को लॉन्च जो है क्या है, किसे, मार्स 3 रॉकेट से, किसे क्या है, मार्च 3 रॉकेट से। और याद रखिए चीन और जापान ये दोनों पर जब भी कोई भी तरह का उपग्रह या कोई भी तरह का मिसाइल लॉन्च करता है तो याद रखिए कि भारत में वहाँ से सवाल पूछा जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुआ था चीन और क्या कहते हैं जापान का जो था सारी चीज़ें उससे पूछा गया सवाल। तो याद रखिएगा झांग-सिंग 26 को लॉन्च मार्स 3B रॉकेट से सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023, एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया। बस यहाँ से सिंपल एक ही सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि वहाँ पर बताए कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ था, MP में। उसी तरह से पूछा जाएगा कि एलोरा जो है सो अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ, महाराष्ट्र में। चलिए उसके बाद देखिए विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। बस इतना बात याद रखेंगे। और वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, वेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 कहाँ, किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर को। किससे दिया गया, जम्मू। टूरिज्म मतलब टूरिज्म के लिए बेहतर जो है जो जगह प्रदान करने वाला कौन है, जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह का अवार्ड जो है सो वैसे राज्यों को दिया जाता है जो वेस्ट टूरिज्म जो है सो प्रोवाइड करता है। ऐसा बात है। चलिए उसके बाद देखिए डेजर्ट फ्लाइट एक युद्धाभ्यास 2023, ये किसके द्वारा किया गया है, वायुसेना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा। और किसी देश के साथ नहीं था डेजर्ट फ्लाइट एक युद्धाभ्यास यह वायुसेना का था, भारत और UAE का। UAE की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अल धफरा में। कहाँ हुआ, अल धफरा कहाँ पड़ता है, UAE में। तो याद जरूर रखिएगा। एक जापान के साथ हुआ वीर गार्जियन, वो कहाँ हुआ था, जापान के किस शहर में हुआ था, हायाकुड़ी में हुआ था। तो उसके बाद पिथौरागढ़ में कौन हुआ था, उत्तराखंड पिथौरागढ़, दस्तलिक हुआ था। तो सब युद्धाभ्यास को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साहब CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय, बड़ा VVI सवाल हो गया साहब, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। बाहरी लेखा परीक्षक है तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो है ही, कैग तो है ही। कैग का काम क्या होता है बताए हुए पहले भी है कि कैग का काम होता है कि जो भारत सरकार का जो भी धन है उसका लेखा जोखा रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसे ILO जो है ये इसे घोषित कर दिया क्या, बाहरी लेखा परीक्षक। बात आई ILO की तो हम लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ, 11 अप्रैल 1919 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्यांगना कनक रेले, क्या नाम है, कनक रेले। इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य से। किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम नृत्य से। और मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य है, केरल से है। इन्होंने 1973 में नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। क्योंकि ये आप देखिए नालंदा से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं इसीलिए करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्यांगना की मृत्यु हो गई है, तो क्या बोलेंगे हम, कनक रेले। क्या नाम है इनका, कनक रेले नाम है। क्या नाम है, कनक रेले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले हम लोग 22 में पढ़े थे कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि ये क्या कर सकता है, 3 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल में वृद्धि 3 वर्ष कर सकता है। तो अभी आप देखिए कि जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा कि कौन है, क्या बोलेंगे, ऋतुराज अवस्थी। इसका कार्यकाल खत्म था लेकिन फिर इसे क्या कर दिया गया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ओडिशा के डिब्रूगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई। यह ओडिशा का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। अब देखिए ओडिशा में टाइगर रिजर्व की बात आएगी। टाइगर रिजर्व मतलब समझते हैं ना, जहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो ये तीसरा जो है सो ओडिशा का बन गया टाइगर रिजर्व। इससे पहले सतकोशिया हुआ करता था,
है ना। भीतरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका, याद रखिएगा, भीतरकनिका। भीतरकनिका जो है ये राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में ही है। ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। सतकोशिया जो है, सतकोशिया, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में देखिए किसको, उड़ीसा के डिब्रूगढ़ के, हाँ नहीं डिब्रूगढ़ असम में है ना, ये टाइगर रिजर्व वहाँ पर है। यही कन्फ्यूजन है, याद रखिए, ठीक है ना। ये जो है सो यहाँ पर है उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए ये उड़ीसा का बलिया, बलिया की बात करेंगे तो कहते हैं बेगूसराय में भी है, और खगड़िया वाला, और बलिया हो जाता है उत्तर प्रदेश वाला, ऐसे बात है। तो इसलिए करके ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और ये किस पार्टी से? बीजू दल से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है सो किसे घोषित किया गया है? कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर फाइल्स को घोषित किया गया है, और ये सवाल पूछा भी जाता है। और याद रखिएगा कि इसका निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। कश्मीर फाइल्स जो बताया गया कि कश्मीर के जो पंडित हैं उसको किस तरह से वहाँ से भगाया गया, उसके बारे में ये दिखाया है कश्मीर फाइल्स, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन चुके हैं। चलिए पीएम के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान, कौन सा? जल जल अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिला से शुरू हुआ? सिरोही के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया? क्या बोलेंगे? जल जल अभियान। और कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान के सिरोही जिला से। कहाँ से किया गया? राजस्थान के सिरोही जिला से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल राज्य के द्वारा अकबर कवटिल पुरस्कार, अकबर कवटिल होगा, अकबर कवटिल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए। पूछा जाएगा कि हाल ही में अकबर कवटिल पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया? केरल के द्वारा। किसे दिया गया? सुभाष चंद्रन को। और उसके किस उपन्यास के लिए? समुद्रशिला के लिए। ऐसे बात है, इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाई गई। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो याद रखिए कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। और किनके जन्म दिवस पर? और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऐसे में तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और याद रखिएगा 19 नवंबर को पुरुष दिवस, और 19 नवंबर को पुरुष दिवस। 21 पुरुष दिवस, उस दिन भी मनवा दिया शौचालय दिवस। शौचालय दिवस बताइए, महिला के लिए अलग, महिला है तब दिवस, बालिका है तब दिवस। महिला है तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस, अब बालिका है तो राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अब पुरुष है तो शौचालय दिवस। ऐसा बात है, ये बढ़िया बात है। कहाँ इज्जत है? हाँ कहाँ से एसडीएम बन जाती है तो छोड़ के भाग जाती है। देखिए पुरुष का क्या हालत है। हाँ जब शौचालय दिवस मनाया जाएगा तो क्या होगा? चलिए क्या बोले? ये आपका ना सोच ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, एक बात याद रखिए साहब, आपको बताते हैं, महिला को ना ये बुरा नहीं मानिएगा, जब भी महिलाओं के सामने प्रेम और भविष्य का रास्ता आया है तो महिलाओं सबसे पहले अपने प्रेम को छोड़ करके
अपने भविष्य को चुनती है और पुरुष क्या करता है कि अपने भविष्य को छोड़ करके अपनी प्रेमिका को चुनती है। और यही रीज़न है कि महिला हमेशा अपने भविष्य को देखती है और पुरुष हमेशा अपनी प्रेमिका को। यही वजह है कि आज पुरुष जो है ना जगह जगह न्याय मांग रहा है और महिला जो है अपना फ्यूचर बना बना करके एसडीएम बन रही है। ऐसा नहीं बात है, यूपीएससी टॉपर बन रही है। याद रखिए, हमेशा जो महिला होती है वो प्रेमी और भविष्य में अगर किसी को चुनना होगा तो पहले भविष्य को चुनेगी, चाहे 65 वर्ष के बूढ़ा से शादी क्यों ना करना पड़े, बस पैसा उसके पास फ्यूचर के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं बात है, ऐसे नहीं बात है। तो इसीलिए करके इस बात को गौर करिए, ऐसे नहीं बात है। और आपके अंदर आपको ये लगता होगा कि हम बहुत सुंदर हैं, इसी वजह से कोई प्रपोज कर रही है या कोई हमें लाइक कर रही है, तो ये समझ लीजिए आप गलतफहमी में हैं। ऐसे में ये गलतफहमी में मत जिए। ऐसे में जिस दिन उसके फ्यूचर का सवाल आएगा ना, उस दिन ऐसा लात मारेगा सिमरिया का पार गिरेगा। ऐसे में सही बात है, बोल रहे हैं ना। चलिए, इसी लेकर के गलतफहमी में नहीं जीना है। ये गलतफहमी बात तो हर ऐसे में चलिए आप देख लीजिए, विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली इसका यूटीएम को कौन किया है? भारत ने लॉन्च किया है। अब समझिए कि मानव रहित मतलब यातायात प्रबंधक प्रणाली। यातायात प्रबंधक प्रणाली मतलब यूटीएम, मतलब जो आप देखते हैं कि चौक चौराहा पर पुलिस वगैरह रहता है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम अत्याधुनिक है ये और इसमें कोई मानव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है, कौन बना है? भारत बन गया है। ऐसे बात है, क्या बोले? बेरोजगारी और बढ़ जाएगा। हम लोग तो बेरोजगार बनने के लिए ही हैं। आपको मानव रहित क्या कहते हैं नेता कहीं मिला है? मानव रहित नेता, ये मानव नहीं होगा और चुनाव हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग तो पहला नंबर बेरोजगार बनने के लिए है ही, इसलिए है क्योंकि हम लोग शिक्षा का सही उपयोग करते नहीं हैं, इसलिए नहीं कर। आप देखिए कि आप कहते हैं कि और बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी तो बढ़ा ही है। आप देखिए, कल जो है सो एक पोल बिजली का गिर रहा था मेरे सामने में, मान लीजिए। अब एक पोल जब गिरता था तो पहले 4-5 मजदूर लगता था उसको खड़ा करने में, उसको गाड़ने में। एक दिन में 4-5 ही गाड़ पाता था। और अभी देखिए वो जाता है ट्रक वाला लेकर के और उसको पूरा जो एक दिन में जो है सो 50-50, 60-60 पोल जो है सो लगा देता है। और 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, 1 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। बताइए, ये तो हो ही रहा है। बेरोजगारी तो होगा। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि उतना जो है सो बेरोजगारी बढ़ेगा। चलिए, और टेक्नोलॉजी देखिए, हर चीज़ का कुछ उसका जो है सो पॉजिटिव चीज़ें निकलती है हर चीज़ से, और कुछ नेगेटिव भी उसका इम्पैक्ट होता है हर जगह चीज़, चाहे जो भी हो। ऐसा नहीं बात है, ये चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, चिरंजीवी बीमा योजना। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 25 लाख तक मुफ्त इलाज, मतलब 25 लाख तक का जो भी इलाज होगा क्या होगा? इसीलिए करके बोला चिरंजीवी भव, मतलब कोनो बीमारी होगा तो 25 लाख में ठीक कर देंगे, 25 लाख में तुम बहुत दिन तक जीवेगा। ऐसा नहीं, चिरंजीवी भव किस सरकार के द्वारा? राजस्थान के सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। किस पार्टी से? कांग्रेस से। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 10वां रहा। अभी भी आपको पता है बौद्धिक संपदा इंडेक्स इसमें कितना रहा था? 42वां रहा था। कितना रहा था? 42वां रहा। अगर पूछेगा कि प्रेस स्वतंत्रता में, प्रेस स्वतंत्रता मतलब मीडिया कितना स्वतंत्र है, क्या बोलेंगे? प्रेस स्वतंत्रता में 161वां, क्या बोलेंगे? 161वां। खुशहाली में, खुशहाली बोलेगा, मतलब यहाँ भारत का लोग कितना खुश है तो उसका रैंकिंग जारी किया गया 126वां, 126वां। ठीक है,
चलिए आप देखिए साहब, अगला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। गोल्डन बुक अवार्ड जो दिया गया है राखी कपूर को, किसे दिया गया है? राखी कपूर को। और किस पुस्तक के लिए? ना योर ब्रेथ, ना यू ब्रेथ के लिए दिया गया। किसे? राखी कपूर को। ठीक है, चलिए बस कम में है, एक पेज और है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, इसका विजेता जो बने कौन बने? डॉक्टर पैगी मोहन। कौन बने हैं? डॉक्टर पैगी मोहन। और किस पुस्तक के लिए? वंडर्स किंग एंड मर्जेंट्स, वंडर किंग्स एंड मर्जेंट्स के लिए इसे दिया गया। बस इतना याद रखिएगा, बस यही पूछा गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया और किस पुस्तक के लिए दिया गया? यूनेस्को के द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया। साहब इस बात को याद रखिएगा, भी आया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यूनेस्को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापित था पहला विश्वविद्यालय, जिसका नाम था विश्व भारती, विश्व भारती को भी लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है सो घोषित किया गया। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और कब स्थापित किया गया इसको? 1921 में। और याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। साहित्य का नोबेल प्राइज किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत ने जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर फ्रांस एवं यूएई के साथ क्या किया है? समझौता किया। यह स्पेशली बीपीएससी जैसे एग्जामों में सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारत ने जैव विविधता, नाभिकीय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के विकास के लिए समझौता किया है? तो कौन कौन सा देश बोलेंगे? फ्रांस। और फ्रांस के साथ साथ क्या बोलेंगे? यूएई। ठीक है ना। पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का क्या लिखा है? आधारशिला रखा है। इस बात को याद रखिएगा कि पहली बार दक्षिण भारत में पहली बार औद्योगिक कॉरिडोर, मतलब उद्योग को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तुमकुरू, कर्नाटक में, जहाँ पर क्या होता है? हेलीकॉप्टर का जो है फैक्ट्री का स्थापित किया गया था तुमकुरू में, कर्नाटक में। और कब हुआ था? ये फरवरी 2023 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमित शाह के द्वारा हाल ही में तरल नैनो यूरिया उर्वरक षड्यंत्र की आधारशिला झारखंड के किस जिला में हुआ? देवघर जिला में। पूछा जाएगा कि हाल ही में ये पूछा गया था जब नैनो यूरिया शुरू हुआ था अहमदाबाद में होता ना, करोल में, तो वहाँ से सवाल आया था। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में अमित शाह के द्वारा नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो झारखंड के देवघर में किया गया। कहाँ किया गया? झारखंड के देवघर में। चलिए, हाल ही में आया तसो झील, देखिए दरोगा मेंस में पूछा हुआ था 2022 में, और फिर पूछा था ना 2022 में, दरोगा के 2022 के मेंस में, और उसी झील की चर्चा फिर आ गई है। स्वाभाविक बात है कि सवाल यहाँ से क्रिएट होगा। और वो भी जो आया था इसी वजह से आया था क्योंकि वो झील उस समय करंट को लेकर के। हाल ही में याया तसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। तो पूछा जाएगा कि याया तसो झील कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में है। इसे पहला क्या घोषित किया गया? जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। चलिए अगला है, देखिए कुछ मेरो रुख मेरा संतति हरित पहल, मेरो रुख मेरा संतति हरित पहल, यह किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि 100 पेड़ प्रति बच्चों पर लगाना, मतलब एक बच्चा अगर है तो एक बच्चा पर 100 पेड़ लगाना है, और जितना बच्चा अगर होगा तो उतने बच्चों पर क्या करना है कि उसको 100 पेड़ लगाया जाना है, ताकि जो है सो पर्यावरण क्या रहे? हरा भरा बना रहे, संतुलित रहे। इस वजह से इस तरह का पहल किया गया, पर बच्चा पे 100 पेड़। ऐसे में योजना का क्या नाम है? मेरो रुख मेरा संतति हरित पहल। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बन गया है? कांगो गणराज्य बन गया। कौन बन गया है? कांगो गणराज्य। कई बार सवाल पूछा जाता है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कोई भी सदस्य देश अगर सदस्यता लेता है तो वहाँ से सवाल पूछता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वाभाविक बात है कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत होते हैं, और इसका मुख्यालय भी जो है भारत में है। तो इसी वजह से जब भी कोई देश इसका सदस्य बनता है, उस समय मजाक बनाया गया था
कि मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्थाएं नहीं चल पाएंगी। लेकिन आज देखिए जो जो देश मजाक बना रहा था वो देश इस संस्थाओं से जुड़ना शुरू किया है। तो आप देखिए इसके अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ISA बोलते हैं शॉर्ट में, ISA बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ पड़ता है ये? हरियाणा। और इसमें कुल कितने देश हैं? 112 देश सदस्य बने, ठीक है। चलिए इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा हरियाणा, अच्छा गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब देखिए जो स्थानीय, भारत की जो स्थानीय भाषा जैसे कि बंगला हो गया, तमिल हो गया, या मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, अवधी हो गया, बज्र हो गया, ये सारी भाषाओं को गूगल पे बढ़ाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए एलोरा का पूर्ण रूप क्या होता है? इनेबलिंग लॉ रिसोर्स लैंग्वेजेस। क्या है? इनेबलिंग लॉ रिसोर्स लैंग्वेज, इसका जो है सो पूर्ण रूप होता है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहाँ मनाया गया? हरियाणा में। अभी जस्ट बताया आपको खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया गया था? MP में। और उसके बाद एक और महोत्सव आपको बताए थे, कौन सा? कौन सा? एलोरा। चलिए महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। उसी तरह से इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? मंदसौर। कहाँ है? MP में, मंदसौर में, MP में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय सेना के लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है भारतीय सेनाओं के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को सेना विश्वविद्यालय में नामांकन करवाना। मतलब लद्दाख क्षेत्र का जो भी बच्चा है जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाता, तो सेना अपनी स्कूल शुरू किया है और ऑपरेशन सद्भावना चलाया कि जो जो भी बच्चा शिक्षा से वंचित है उसको जो है सो ला करके सेना की स्कूलों में भर्ती कराया जाए और उसे मुफ्त शिक्षा और मुफ्त जो भी सुविधा है वो फ्री में दिया जाए, ताकि लद्दाख जो है या जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है जो खुद को अलगाववाद से ग्रसित किए हुए है, मतलब वो ये मानता है कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए, अलग विधान होना चाहिए, तो उसे और उसके साथ साथ भारत के प्रति जो उसका रुख है कि भारत हमारे हित में काम नहीं करता है, तो हम लोग उसको अपनापन देने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप सही और गलत चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो वहाँ के बच्चों को अगर हम पढ़ा देंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि भारत उसके लिए बेहतर काम कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए बेहतर काम कर रहा है, ऐसे में। इसीलिए करके हम लोग ऑपरेशन सद्भावना चलाए हैं। इसका उद्देश्य मेन ही है कि वहाँ के बच्चों को क्या करना? सेना विश्वविद्यालय में नामांकन करवाना। अब बात आई थल सेना की, तो याद रखिएगा थल सेना के जो अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। इस तरह से आपका जो अप्रैल का करंट अफेयर है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।